वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेबी एक्ट 1992 में, और ये वाला जो टॉपिक है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का वेटेज है। पहली बात, सबसे पहली बात तो हमने करी कि सब इसका वेटेज कितना है, तो इसका वेटेज है 5 मार्क्स का, राइट। टॉपिक बहुत सिंपल है बट याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं। सब हमें मेमोरीज में याद रखना पड़ेगा, वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से हम बात कर रहे हैं सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, राइट। शुरू करें हम कंसेप्ट अपना। तो लॉ ने बोला है सबसे पहली चीज़ तो कि भाई सेबी कब बना है, राइट। आपको याद रखना पड़ेगा 30 जनवरी 1992 को सेबी फॉर्म्ड हुआ था। 30 जनवरी 1992 को सेबी फॉर्म्ड हुआ था। पहली बात, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड हुआ था। कैसे फॉर्म्ड हुआ था? एज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म हुआ था। एक मिनट, सेबी फॉर्म्ड हुआ था, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म हुआ था। और जैसे ही हमने शब्द लिया, कौन सा वाला? बॉडी कॉर्पोरेट, हाथों हाथ जो कंपनी के फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट सिक्योरिटी वगैरह एक्वायर कर सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, राइट टू स्यू एंड बी स्यूड, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि एक बॉडी कॉर्पोरेट ये सारे काम कर सकता है, राइट। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी कि भाई सेबी एक्ट कब फॉर्म हुआ? सेबी कब फॉर्म हुआ? 30 जनवरी 1992 को, राइट। एक चीज़ याद रखने वाली। आगे सबको पता है सब, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में वो बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है बीएससी एनएससी की, वहीं पर आपका सेबी का ऑफिस भी है। तो इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है, राइट। आगे सेबी कंसिस्ट ऑफ, एक तो रहने वाला है चेयरपर्सन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 पर्सन। एक पर्सन कौन रहेगा? चेयरपर्सन। 2 मेंबर्स रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1 मेंबर रहेगा आरबीआई का, और 5 दूसरे मेंबर रहेंगे, जिसमें से 3 रहेंगे होल टाइम मेंबर, जिनको नॉमिनेट करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर हम टोटल लगाए 5 और 6 7 8, तो टोटल ओवरऑल 9 पर्सन्स रहेंगे सेबी के बोर्ड में, राइट। ध्यान से, एक रहेगा चेयरपर्सन, 2 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बंदा आरबीआई का, और 5 पर्सन और रहेंगे, जिसमें से 3 क्या रहने वाले हैं? होल टाइम मेंबर, जिनको नॉमिनेट किसने करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो कुल मिलाकर सेबी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी खास अभी। एक तो सेबी कब आया? 30 जनवरी 1992 को आया। सेकेंड चीज़ क्या पढ़ा हमने कि भाई सेबी में जो बोर्ड है, वो उस बोर्ड में कितने लोग रहेंगे? 9 लोग रहने वाले हैं। 5 और 4 9, एक चेयरपर्सन, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा, एक आरबीआई का बंदा, और 5 पर्सन और रहेंगे, जिसमें से 3 के रहने वाले हैं आपके फुल टाइम मेंबर। चलो, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करें। पावर एंड फंक्शन में क्या है? सबसे पहली बात तो इनका काम क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकेंड, सिक्योरिटी मार्केट जो है उसको रेगुलेट करना है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है। एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो इनका एक तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, रेगुलेट करना है बाय मेकिंग रूल्स, बाय लॉज टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, राइट। सब नई नई चीज़ें खोज करके लेके आनी है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर एंड ऑप्शंस लेकर आए थे, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे। ये सारी चीज़ें नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। आगे मेजर्स, रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट करता है, एक पॉइंट है। रजिस्टर एंड रेगुलेट द इंटरमीडिएट्स, राइट। ज़माने भर के इंटरमीडिएट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोकर, सब ब्रोकर, इनको रेगुलेट करना है। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, बैंकर टू एन इशू है, ट्रस्टी है, इन सबको आपको, बहुत तरह के डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, बहुत सारे होते हैं जिनको आपको ब्रोकर्स वगैरह जो इंटरमीडिएट्स हैं, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं, उन सबको आपको रजिस्टर करवाना है अपने पास में। एक बात मतलब लाइसेंस इशू करना है, रजिस्ट्रेशन करना है उनका, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको रेगुलेट भी करना है। उनसे समय समय पे हम फॉर्म्स मांगते रहेंगे, डिस्क्लोजर्स लगते रहेंगे। प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। प्रोहिबिट करना है हमको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग।
राइट। गलत तरीके से कोई काम हो रहा है, से फॉर एग्जांपल आप प्राइस में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, प्रमोटर्स वगैरह मिलकर, गलत है, कोई रीज़न नहीं है, कोई फंडामेंटल पॉजिटिव चीज़ नहीं है। देन टू आपकी कंपनी अपर सर्किट मारी जा रही है। अपर सर्किट मतलब कंपनी में प्लस 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 वो शेयर्स ऊपर जाए जा रहा है विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न। तो ये क्या है, आपका प्रमोटर्स ऐसा काम कर सकते हैं। तो लॉ ने बोला हमने ऐसी एक्टिविटी को प्रोहिबिट करा है। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी के बोर्ड की मीटिंग चल रही है और यहाँ पर 4 डायरेक्टर बैठे हैं और एक चेयरमैन साहब बैठे हैं, राइट। अब मीटिंग चल रही है, सब मीटिंग में डिसीजन हो रहा है कि यार एक काम करें, हम एक दूसरी कंपनी उसको हम एक्वायर करें, और अगर उन्होंने उसको एक्वायर कर ली तो हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी इंडिया में। ऐसा डिसीजन चल रहा है बोर्ड के बीच में। ये जो शर्मा जी हैं, राइट, शर्मा जी गए बाहर, मीटिंग के बाहर गए शर्मा जी। शर्मा जी ने कॉल लगाया वर्मा जी को। शर्मा जी ने किसको कॉल लगाया? वर्मा जी को कॉल लगाया। वर्मा जी को बोला, वर्मा जी आप एक काम करें, आपके पास जितने भी पैसे हैं मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, घर अपना गिरवी रख दो, खुद गिरवी रख जाओ और आप मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, क्योंकि हमारी कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी 110% सब हमारा शेयर 10-20% तो वैसे ही उछल जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा और फिर अपन वो प्रॉफिट लेकर बुक कर लेंगे। ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बाहर वालों को नहीं पता, डेट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। एंड वो इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव भी है कि उस वाली इन्फॉर्मेशन से मेरी कंपनी के शेयर में ऊपर नीचे हो सकता है। डेट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो ट्रेडिंग करी गई है उस ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। पेनल्टी है उसमें, राइट, बहुत ज़्यादा। चले, तो ये काम भी नहीं करना है, मना करा है। कंडक्टिंग रिसर्च, अगर कोई रिसर्च वगैरह करना है तो लॉ ने बोला ये भी इनके कामकाज में आता है, सेबी के, राइट। चले, तो हमने इस वाले चार्ट में से हमें 2 चीज़ें टेक अवे करना है। पहली चीज़ तो क्या है हमारे पास? सेबी कब आया? 30 जनवरी 1992। सेबी में कितने पर्सन होंगे? 9 पर्सन होंगे। पहला पर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन। 2 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1 बंदा आरबीआई का, 5 बंदे में से 3 के रहने वाला है होल टाइम मेंबर। आगे देन हमारे पास सेक्शन 5 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। टर्म्स एंड ऑफिस कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन मेंबर ऑफ द बोर्ड, राइट। ये कितना काम करेंगे हम वो बात कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द राइट टू टर्मिनेट। अब पहला पॉइंट पढ़ें, द चेयरपर्सन एंड द होल टाइम मेंबर shall be a person who does not or will not have any financial or other interest। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इंडिपेंडेंट कैटेगरी का हो, जिसका कोई फाइनेंशियल या और कोई इंटरेस्ट ना हो। पहली बात। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? 5 साल के लिए करेगा, बट shall be eligible for reappointment or he attains the age of 65 years whichever is earlier, राइट। लॉ ने बोला है सबसे, फॉर एग्जाम्पल कोई 52 ईयर्स का है बंदा, 5 साल के लिए रहा, 57 उम्र हो गई, फिर से 5 साल रह सकता है, 62 हो गई, फिर रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम कब तक रह सकते हैं वहाँ पर सेबी के बोर्ड में? जब तक आपकी उम्र 65 है। द चेयरपर्सन एंड एवरी होल टाइम मेंबर शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉजिकल चीज़ है, कौन अपॉइंट करने वाला है यार? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करने वाला है। किसकी रिकमेंडेशन पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। On the recommendation of the Financial Sector Regulatory Appointed Search Committee, एक कमेटी का नाम दिया है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटेड सर्च कमेटी, उनकी इच्छा पर आपका होने वाला है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। और ये कमेटी बोर्ड का अपॉइंटमेंट करेगा, और ये कमेटी बोर्ड का अपॉइंटमेंट करेगा। तो इस कमेटी में कौन कौन रहेगा वो हम बात करें। एक रहेगा कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको हम बोलेंगे इस कमेटी का चेयरमैन है वो। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ एक मेंबर रहेगा। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो वहाँ पर मेंबर रहेगा। चेयरमैन सेबी फॉर सिलेक्शन ऑफ होल टाइम मेंबर, वो रहेगा। 3 आउटसाइड एक्सपर्ट्स ऑफ रेप्यूट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, 3 विद्वान रहेंगे जिनको ज़माने भर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है, राइट।
वो वहाँ मेंबर रहेंगे, 3 बंदे ये रहेंगे, मतलब एक तो हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी, दूसरा पर्सन कौन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और 3 ये हो गए, तो 1 2 3 4 प्लस ये, तो 7 मेंबर हो गए इस कमेटी में, राइट। आगे पे स्केल, द चेयरमैन एंड द होल टाइम मेंबर शैल हैव एन ऑप्शन टू रिसीव पे एंड एडमिसिबल टू द सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को जो पे स्केल मिलता है उसके बराबर इनको मिलेगा। और होल टाइम मेंबर को कितना मिलेगा यार, अ कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 4.5 लाख या 3.75 लाख पर मंथ रिस्पेक्टिवली। सब इनको 4.5 लाख या 3.75, 4.5 लाख किसको, चेयरमैन को, और होल टाइम मेंबर को 4.25 लाख रुपए एक महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा। बहुत ध्यान से, राइट। चले, तो ये हमने बात करी कि भाई किसको कितना मिलने वाला है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब हम बात करें पावर टू इशू डायरेक्शंस की, राइट। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 11B है जिसमें बात कर रहा है पावर टू इशू डायरेक्शंस। ये सेक्शन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, खास कर से ये जो फॉलोइंग मेजर्स दिए हैं एग्जाम में ये आ सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। चले शुरू करें, क्या क्या डायरेक्शंस हैं ध्यान से। सेबी अगर सेटिस्फाइड हुआ, सेबी अगर क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, क्या करने के बाद, आफ्टर इंक्वायरीज जो कंडक्ट करी हैं सेबी ने, और वो इंक्वायरीज करने के बाद अगर सेबी सेटिस्फाइड हुआ दैट इट इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए नेसेसरी है, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, पहला वाला क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है, या फिर हमको प्रिवेंट करना है इंटरमीडिएट्स की वर्किंग को, या टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, तो वो कोई भी डायरेक्शंस दे सकता है, कोई भी मेजर्स को उठा सकता है। बहुत ध्यान से आपको ये याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो किसी भी कंपनी के शेयर्स की वो क्या कर सकता है साहब, सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग। अगर किसी कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है और सेबी को लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए या कोई अगर स्टॉक ब्रोकर ये कंपनी के साथ मिलकर ये काम करा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सेबी डायरेक्शंस इशू कर सकता है, कुछ मेजर्स ले सकता है। पहला पॉइंट क्या है उसमें, टू सस्पेंड दी ट्रेडिंग, हम उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देंगे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट, या फिर हम उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग को बंद नहीं करेंगे, बट जो पर्टिकुलर पर्सन ऐसे काम कर रहा है उस पर्सन को हम रिस्ट्रेन कर देंगे कि भाई आज से तू मार्केट में, तू कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेगा। सस्पेंड द ऑफिस बियरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई बंदा ये काम कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पाया गया, तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। 3 पॉइंट, राइट। पहला वाला क्या है, सस्पेंड दी ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, हम उस व्यक्ति को मना कर देंगे। थर्ड पॉइंट, अगर स्टॉक एक्सचेंज का कोई बंदा ऑफिस बेरर है, वो ये काम में इन्वॉल्व है, तो उसके साथ भी यही होगा। फोर्थ, इम्पाउंड एंड रिटेन दी प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा काम हो गया, अब क्या, तो लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो शेयर्स के रिस्पेक्ट में ये काम हुआ, वो शेयर्स का जो पैसा है दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, उसको हम जब्त कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, अटैच कर लेंगे बैंक अकाउंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, बट हमें प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी ये अटैच करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब की। तो हम आपका कंपनी का या इंटरमीडिएट जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, जो डिफ़ॉल्टिंग पर्सन है, उसका बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। या फिर किसी डायरेक्शंस देंगे इंटरमीडिएट को कि भाई तू कोई भी असेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये 6 तरह के पॉइंट्स हुए, ये 6 तरह के मेजर्स हुए जो हमको याद रखना है, राइट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सस्पेंड दी ट्रेडिंग, हम उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट, किसी व्यक्ति को हम रिस्ट्रेन मतलब रोकना, हम उसको रोक देंगे। थर्ड पॉइंट, ऑफिस बियरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड द ऑफिस बियरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ पॉइंट, इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, उसको हम जब्त कर लेंगे। इम्पाउंड मतलब क्या होता है, जब्त करना। पांचवा पॉइंट, हम आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे, बट
प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, और कितने टाइम के लिए अटैच करेंगे, 1 महीने के लिए। या फिर लास्ट पॉइंट है, हम कोई इंटरमीडिएट को डायरेक्शन देंगे कि भाई तू किसी भी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, राइट। चले, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा 11B। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है वो बात कर रहा है 11C, एंड सेक्शन नंबर 11C बोलता है इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में, राइट। बहुत ध्यान से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने टिक लगा दिया। चले, ग्राउंड्स फॉर इशू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिनके बेस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा। वेयर द बोर्ड, जब भी हम वर्ड देखेंगे बोर्ड, हम बात करेंगे सेबी बोर्ड। जब भी हम वर्ड लिखेंगे बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं होगी। जब भी हम वर्ड देखेंगे बोर्ड सेबी में, तो वो सेबी बोर्ड होने वाला है। वेयर द बोर्ड हैज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट में, आर एंटर्ड इन अ मैनर डिटरमाइंड टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, राइट। या इसको हम, ये है वर्ड डेट्रीमेंटल, राइट। जो भी सिक्योरिटी मार्केट में काम हो रहा है वो डेट्रीमेंटल है, किसके अगेंस्ट में, इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में, सिक्योरिटी मार्केट के। डेट्रीमेंटल मतलब एडवर्स इफेक्ट, गलत प्रभाव, राइट। आगे, एनी इंटरमीडिएट और एनी पर्सन हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या कोई व्यक्ति या कोई इंटरमीडिएट प्रोविजन ऑफ द एक्ट का वायलेशन कर रहा है, तो लॉ ने बोला इन दोनों पॉइंट के लिए हम क्या करने वाले हैं साहब, सेबी को ऐसा शक हुआ तो इट में एट एनी टाइम वो कोई ऑर्डर इशू करेगा, वो भी राइटिंग में कोई ऑर्डर इशू करेगा एनी पर्सन के खिलाफ, in order to investigate the officers of such intermediate or person associated with the security market, right। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर इशू कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 11C है, C फॉर चोर होता है, राइट। याद रखने का लॉजिक है और कुछ भी नहीं है भाई, इन्वेस्टिगेशन चोर के अगेंस्ट में ही होगा। चले आगे, ड्यूटी ऑफ एवरी, मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है, MD ऑफिसर, every person associated with the security market to produce to the investigating agency, right। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा एंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन ऑल बुक्स, रजिस्टर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द कंपनी, ये सारी चीज़ें आपको इनके सामने पेश करनी पड़ेगी। पीरियड ऑफ कस्टडी, कब तक रहेगा इनके पास ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, तो लॉ ने बोला 6 महीना, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे इंटरमीडिएट्स को। पीरियड ऑफ कस्टडी, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। कितने महीने के लिए रखेगा अपने पास में, 6 महीने के लिए। आगे, इफ़ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश, अगर कोई व्यक्ति बुक्स नहीं दे पाया या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, या आपको बोला था हमारे सामने अपीयर हो पर्सनली, नहीं हुए, टू साइन एनी नोट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, या आप किसी नोट्स पर साइन नहीं कर पाए, तो लॉ ने बोला पनिशेबल है, 1 साल का रहना खाना फ्री है, ये इम्प्रिजनमेंट है। 1 साल का रहना खाना फ्री है, फाइन कितना लगेगा, 1 करोड़ रुपए या दोनों। फर्दर फाइन एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यू, पहली डिफ़ॉल्ट के बाद 5 लाख रुपए पर डे का आपके ऊपर फाइन लगने वाला है, राइट। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट चार्ट। क्या बोल रहा है वो, अगर सेबी बोर्ड को लगा कि भाई ऐसा ऐसा आप इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी मार्केट के, या आपने किसी प्रोविज़न का वायलेशन करा, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में हम ऑर्डर इशू करेंगे। ड्यूटी है डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर वगैरह की भाई आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक रहेगा सेबी का इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, 6 महीने के लिए, उसके बाद आपको वो वापस करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट करी, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिए, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या किसी नोट पे साइन नहीं करा है, तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है। फाइन कितना है, 1 करोड़ रुपए तक, और कंटिन्यू रहा तो फिर लॉ ने बोला 5 लाख रुपए तक का फाइन लगने वाला है। चल, इन्वेस्टिगेशन में सेकंड चार्ट में थोड़ा सा पॉइंट और है। इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट,
वेयर इन द कस्टडी ऑफ द वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स एंड रजिस्टर जो हैं कंपनी के वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऑल्टर्ड हो जाएंगे, फॉल्सिफाइड हो जाएंगे, मतलब उनसे हम छेड़छाड़ कर देंगे, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यस, ऐसा है। तो IA मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, किसको लगाएगा एप्लीकेशन? मजिस्ट्रेट को या जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मेंबर फॉर एन ऑर्डर फॉर सीजर, कि सर आप हमें ये बुक को सीज करने का ऑर्डर दें, राइट। अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को टू एंटर ऑर्डर इश्यू करेगा कि भाई तुम किसी भी जगह चले जाओ जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं, उनको जगह को सर्च कर सकते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करने का भी अधिकार है। एग्जम्पशन, द मजिस्ट्रेट और जज ऑफ अ डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल नॉट ऑथराइज सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन लिस्टेड कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी नॉट बीइंग द इंटरमीडिएट को छोड़कर, राइट। आप किसी लिस्टेड कंपनी के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। क्यों? अरे भाई आपने अगर ऐसा फ्रीक्वेंट ऑर्डर दे दिया, राइट, तो फिर लॉ ने बोला वो तो बहुत नेगेटिव खबर है, और अगर मार्केट में आ गई तो बेचारे का शेयर तो वहीं पर 5-10% गिर जाएगा। तो प्रॉपर तरीका होता है इसके लिए, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो, तो ये हमारे पास कौन सा वाला हुआ? सेक्शन नंबर 11B एंड सेक्शन नंबर 11C, और एक सेक्शन और है 11D जिसका नाम है सीज्ड एंड डिसिस्ड प्रोसीडिंग। सेक्शन नंबर कौन सा यार? 11D। इन एनी सेबी बोर्ड, इफ एनी सेबी बोर्ड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी इट्स सेटिस्फाइड। अच्छा, सीज एंड डिसिस्ट, सीज मतलब क्या होता है? एंड होना, खत्म, और डिसिस्ट मतलब सेपरेट। इट्स सेटिस्फाइड दैट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन वायलेटेड, अगर सेटिस्फाइड हुए इंक्वायरी करने के बाद से भी कि भाई आपने कोई ना कोई प्रोविज़न का वायलेशन किया है, देन it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing such a violation, provided that SEBI board shall not pass such order in respect of any listed company or a public company other than intermediary which intends to get security listed on any RSE। RSE मतलब recognized stock exchange, unless the board has a reasonable ground to believe that such company has insulted in, किस में इन्वॉल्व है? इनसाइडर ट्रेडिंग में या मार्केट मैनिपुलेशन में, इनमें इन्वॉल्व है तो अलग बात है, ये तो बहुत सीरियस नेचर के फ्रॉड हो गए, इसके अलावा आप ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट। ये कौन सा हमारे पास? सेक्शन नंबर 11D, और ये 11C एंड 11B। 11B में क्या था? वो 6 मेजर्स। 11C में क्या है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, और 11D में क्या है? सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर। बहुत ध्यान से, अरे भाई D स्टैंड्स फॉर डिसिस्ट ही तो होता है। 11B में हम क्या देंगे साहब? मेजर्स। बात बनाने के लिए हम देंगे मेजर्स, तो बनाने का B है वो सेक्शन नंबर 11B है। 11C चोर का क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन का, और सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर कहाँ दिया जाएगा? 11D में। तो ये चीज़ हमारे लिए काम की है, राइट। चल, हमने बात की है साहब सेबी कब आया वो हमने बात की है। सेबी में इन्वेस्टिगेशन की हमने बात की है, 11C में मेजर्स की बात की है, 11B में सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर की बात की है, 11D में। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है सेक्शन नंबर 13 से लेकर 15 तक है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट की, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भाई पैसा तो यहीं आने वाला है, राइट। बहुत ध्यान से। ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगा सेक्शन नंबर 13 में। अरे भाई आपने सेबी बनाया 30 जनवरी 1992 को, राइट। अब जब आपने सेबी बनाया है तो उस टाइम पर आपको क्या चाहिए पड़ेगा? आपको इनिशियल में तो सेबी फाइन लगा कर पैसा रिकवर तो करेगी नहीं, तो फर्दर टाइमिंग स्टार्ट करने के लिए ये तो वही बात होगी साहब कि बेटे ने कोई बिजनेस चालू करा तो स्टार्टिंग में पैसा कौन लगाएगा? फादर लगाने वाले हैं। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फादर हुआ और बेटा कौन हुआ साहब? सेबी हुआ। तो लॉ ने बोला है साहब सेबी को कुछ पैसा दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ड्यू आफ्टर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट ने बोल दिया इतना पैसा दो। ग्रांट सच सम टू द फंड, एक फंड बनाएंगे सेबी जनरल फंड। कंप्राइजेज ऑफ, क्या क्या रहेगा उसमें? ऑल ग्रांट, फीस, चार्जेस रिसीव्ड बाय द बोर्ड, वो सब चीज़ें रहने वाली हैं।
ऑल सम रिसीव्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड अपॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई सोर्स है उस वो भी वहाँ पर होगा। शेल बी यूज्ड फॉर, ये जो पैसा है ये काहे के लिए यूज़ होना है आपका, ये तो पैसा आ गया, उसमें इतना पैसा आ गया उस अकाउंट में, जनरल फंड में, पैसा काहे में यूज़ होना है। शेल बी यूज्ड फॉर पेइंग सैलरीज, अलाउंसेज, अदर रेम्यूनरेशन ऑफ द मेंबर, ऑफिसर, अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बोर्ड, इनको ये देने में काम में आएगा। टू मीट आउट द एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड, ये काम में आएगा। द एक्सपेंसेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑथराइज बाय दिस एक्ट, एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से खर्चा करने में भी काम में आने वाला है ये फंड में से। अकाउंट्स का क्या होने वाला है, ऑडिट होने वाला है। अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करें, द बोर्ड शेल प्रिपेयर, बोर्ड क्या करेगा, शेल प्रिपेयर प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। The board shall prepare proper accounts and other records, prepare an annual statement of accounts। आपको क्या बनाना है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है, इन कंसल्टेशन विद CNAG। याद रखना, जब भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स ऑडिट की बात आती है तो वहाँ पर बीच में एक देवता प्रकट होते हैं, उनका नाम है सब CNAG, राइट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इज़ ऑथराइज टू कंडक्ट दी ऑडिट, वो उनकी बात मानना है आपको। विल हैव सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज अ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इनको CNAG को वही सारी शक्तियां हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को होती हैं। ऑडिटर अकाउंट शेल बी लेड बिफोर ईच हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लॉजिकल चीज़ है, सब कुछ भी गवर्नमेंट कंपनी के या गवर्नमेंट के कुछ भी डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है तो उसके अकाउंट्स कहाँ रखने आपको, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राइट। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 13 से लेकर 15 तक छोटा सा डिस्कशन था। चलो नेक्स्ट टॉपिक पेनल्टीज़ के ऊपर है। सब पेनल्टीज़ कमाई चालू हो गई सेबी की, बहुत ध्यान से। अलग अलग तरह की पेनल्टीज़ हैं, अलग अलग चीज़ों पर पेनल्टीज़ लगने वाली हैं, ध्यान से। पेनल्टीज़ फॉर, अगर आपने कोई फेलियर किया है तो पेनल्टी कितनी है, 1 लाख रुपए पर डे, यस 1 लाख रुपीज़ पर डे और 1 करोड़ रुपीज़, राइट। 1 लाख रुपए पर डे या 1 करोड़ रुपए यहाँ तक लगने वाली है, ध्यान से। सेक्शन नंबर 15A, 15B, 15C, 3 तरह के आपको सेक्शंस दिए हैं और तीनों सेक्शन में अलग अलग चीज़ों पर पेनल्टी लगने वाली है। पेनल्टी का अमाउंट एक जैसा है बट देन टू पेनल्टीज़ का नेचर अलग अलग है, ध्यान से। फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, एनी रिटर्न, मेंटेन एनी बुक्स, आपने कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने में डिफ़ॉल्ट की है, कोई रिटर्न भेजने में डिफ़ॉल्ट की है या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है, समस्या है, 15A लग गया। 1 लाख रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक पेनल्टी लग जाएगी। 15B, आपको कोई एग्रीमेंट बनाना था क्लाइंट के साथ में, आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, राइट, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग गई। और अगर आपने इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को, मतलब ग्रीवेंसेस को अगर हम बोलना चाहें तो इसको हम कंप्लेंट्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि C स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट्स, राइट। तो 15C में कंप्लेंट्स की बात है कि भाई अगर आपने कंप्लेंट्स की सॉल्व नहीं किया, अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट की है तो आपके ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे। आगे इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का और है, यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी बहुत कम पेनल्टी है, 10 लाख रुपए मिनिमम है, राइट, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़, या फिर जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उसका 3 गुना, विच एवर इज़ हायर, राइट। बहुत ध्यान से, लॉ इनसाइडर ट्रेडिंग को बहुत बुरा मानता है, इसलिए पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, 10 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट अर्नड। उस इंफॉर्मेशन, उस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेस पर आपने जो पैसा कमाया उसने उसका 3 गुना, विच एवर इज़ हायर, राइट, उतनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी इनसाइडर ट्रेडिंग में। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मर्जर एंड अमालगमेशन की इन्फॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल भर का जो रिजल्ट या क्वार्टरली वाइज जो रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वो भी क्या होती हैं आपकी, बोनस इशू, डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो
प्राइस को अफेक्ट करें, जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं उन सबको हमने इनसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में डाला है। और पेनल्टी कितनी लगाई है? मिनिमम 10 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए और 3 times ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर, राइट। बहुत ध्यान से, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपने डील करा है सिक्योरिटीज में बेस्ड ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट कर दिया आपने किसी को वो इंफॉर्मेशन, या काउंसिल्स एनी पर्सन टू डील इन सिक्योरिटीज, ऐसा कोई भी काम करा, लॉ ने बोला बॉस आपने करी है इनसाइडर ट्रेडिंग और आपको हम बताएंगे पेनल्टी लगाकर, राइट। चले ध्यान से, नेक्स्ट पेनल्टी सेक्शन नंबर 15D है, जो है पेनल्टी फॉर सर्टेन डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड CIS। पेनल्टीज किस पे लग रही है यार? म्यूचुअल फंड या CIS, और CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, राइट। चले, क्या क्या पेनल्टीज हैं? फेलियर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉन्सरिंग और कैरिंग ऑफ एनी CIS और म्यूचुअल फंड, आपको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है, नहीं हुए रजिस्टर्ड, डिफ़ॉल्ट करी, मात्र पेनल्टी कितनी है? 1 लाख रुपए मिनिमम है और एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ पर डे अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू हुई, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। फेलियर टू टर्म्स एंड कंप्लाइंस, आप रजिस्टर तो हो गए बट आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की थी वो आपने फुलफिल नहीं करी तो दिक्कत है। फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ एनी स्कीम, अगर आपने स्कीम की लिस्टिंग नहीं करी है तो समस्या है। आपने यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच नहीं किए हैं, मतलब काइंड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जैसा म्यूचुअल फंड में यूनिट सर्टिफिकेट होता है। फेलियर टू रिफंड मनी एप्लीकेशन मनी पेड बाय द इन्वेस्टर, आपने उनको अलॉटमेंट नहीं करा बट आपने पैसा भी वापस नहीं करा तो 1 लाख रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक। फेलियर टू इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड बाय CIS एज स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन, और जिस तरीके से रेगुलेशन में बताया है CIS के रेगुलेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी वही काम करता है जो म्यूचुअल फंड काम करते हैं, बट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वालों के लिए होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वालों के लिए होता है। कितनी पेनल्टी है? 1 लाख रुपए पर डे विच कैन बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए। आगे, पेनल्टी फॉर फेलियर टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं AMC, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा? 15E। वेयर एनी AMC और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रेगुलेशन प्रोवाइडिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ AMC, डिफ़ॉल्ट की है तो कितनी पेनल्टी है? सेम पेनल्टी है, 1 लाख रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए, विच एवर इज़ क्यों, वो तो हायर ही होगा। आगे, स्टॉक ब्रोकर की पेनल्टी, राइट। अब ध्यान से, हमने जितनी भी पेनल्टी देखी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है पेनल्टी, वो सेक्शन नंबर 15F की पेनल्टी है, राइट। ध्यान से, पर्सन रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर, फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया, किसने? स्टॉक ब्रोकर ने। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट? कॉन्ट्रैक्ट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो हर एक ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को देता है, जिसका डीमैट अकाउंट है ब्रोकिंग फर्म में। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिन भर में आपने क्या शेयर्स खरीदे हैं, क्या शेयर्स बेचे हैं, किस रेट पर लिए, किस वक्त पर लिए, कितने शेयर्स लिए हैं, सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेंगी उसमें, मतलब समरी रहेगी पूरे दिन की ट्रेडिंग की, उसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी आपने शेयर्स खरीदे बेचे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नोट। ही शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी मोर देन 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए की पेनल्टी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, जितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट नोट है डिफ़ॉल्ट में उसका 5 गुना तक आपके ऊपर पेनल्टी हम लगा देंगे। फेलियर टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर शेल बी लाइबल टू 1 लाख रुपए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए।
आपकी क्लाइंट से बात हुई ब्रोकर से कि भाई हम ब्रोकर के क्लाइंट से बात हुई कि आपसे हम फॉर एग्जांपल 100 रुपये के शेयर्स पर हम आपसे 1 रुपये चार्ज करेंगे। आप 100 रुपीज़ का शेयर खरीदो, आपसे हम कितना चार्ज करेंगे? ₹1 ओनली। आपने चार्ज करा है 3 रुपये, राइट। तो लॉ ने बोला आपने कितना रुपए चार्ज करा? 2 रुपये एक्सेस चार्ज करा, विच इज़ एन एक्सेस ऑफ द ब्रोकर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, 2 रुपया। ही शेल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी, 1 लाख रुपए या जितनी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करी उसका 5 गुना, विच एवर इज़ हायर, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में एग्जाम में आ सकता है 15F के ऊपर कि भाई कितनी क्या पेनल्टी लगने वाली है। चलें, अब हम बात करें सेक्शन नंबर 15H। 15H है पेनल्टीज फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी शेयर्स एंड टेक ओवर, राइट। इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिस्क्लोज द एग्रीगेट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन द बॉडी कॉर्पोरेट बिफोर ही एक्वायर एनी शेयर्स ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, ये बात कर रहा है बेसिकली टेक ओवर रूल्स जो हैं, SC/ST रेगुलेशंस जो है हमारे पास, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर वाले हैं, उनकी बात कर रहा है। एक लिमिट तक 15% शेयर एक्वायर कर लिया, उसके ऊपर कोई भी बाय करना है, पहले आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? आपके टेक ओवर रूल्स में। नहीं दिया, समस्या है। मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट अ मिनिमम प्राइस, नहीं दिया, समस्या है। मेक अ पब्लिक ऑफर बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंसर्न कंपनी, समस्या है। मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर हु सोल्ड देयर शेयर्स पर्सन टू द लेटर ऑफर, आपने उनको ऑफर नहीं दिया, ऑफर देने के बाद पैसे नहीं दिए तो समस्या है। लॉ ने बोला 10 लाख रुपए का मिनिमम फाइन है, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़ या 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ये सेम पेनल्टी है जो इनसाइडर ट्रेडिंग में पेनल्टी थी, राइट। तो ये हमारा पेनल्टी पार्ट हुआ, याद रखना एग्जाम के हिसाब से सेक्शन नंबर 15F बेहद काम का प्रोविज़न है। टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सेबी में से आता है तो एक हम मान सकते हैं कि सब अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एजुकेशन पार्ट, सेट के बारे में, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, इसमें से एग्जाम में आता है, राइट। चलें शुरू करें हम एजुकेशन का पार्ट। सेक्शन नंबर 15I है जिसमें बात करा है एजुकेशन के बारे में, राइट। ध्यान से लॉ ने क्या बोला है? सेबी ने अपॉइंट करा है एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स, राइट। सेबी ने किसको अपॉइंट करा है? कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है जो किस लेवल के नीचे नहीं है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, राइट। डिवीजन चीफ के नीचे के लेवल के नहीं हैं, टू बी द एडजुकेटिंग ऑफिसर। और ऐसे ऑफिसर को जो एक रैंक के हैं, इन ऑफिसर को हमने क्या बोला है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। पर्पस क्या है? ये पर्सन का पर्पस है इंक्वायरी करने का। तो सेक्शन नंबर याद रखने के लिए I स्टैंड्स फॉर इंक्वायरी, हम ऐसे याद कर सकते हैं, राइट। आगे ये जो हमने पर्सन को अपॉइंट किया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, ये पर्सन काम क्या है इसका? हैज़ अ पावर टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। ये समन इशू करेगा और उस व्यक्ति को पेश करने के लिए पर्सनली अटेंडेंस के लिए बुला सकता है। बट आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा उस पर्सन को जिस कंसर्न पर्सन के अगेंस्ट में आप इंक्वायरी करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है? 15I की बात करी है, एडजुडिकेशन की बात है, एंड इसमें अथॉरिटी का नाम क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आगे एक और सेक्शन है हमारे पास 15J, और सेक्शन नंबर 15J बात करता है कि भाई जब आपको पेनल्टी इम्पोज करनी है तो पेनल्टी इम्पोज करने का कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तो लॉ ने बोला कुछ फैक्टर्स हैं, 3 तरह के फैक्टर्स हैं। जब भी आप पेनल्टी का अमाउंट डिसाइड करें, ये 3 फैक्टर को अपने दिमाग में रख लें और अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि भाई सामने वाले व्यक्ति जो डिफ़ॉल्टिंग पर्सन है उसके ऊपर कितने रुपए की पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए। ध्यान से वाइल इम्पोजिंग पेनल्टी फॉलोइंग फैक्टर्स कंसिडरेशन हमको रखना चाहिए। पहला, अमाउंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेट गेन, वो व्यक्ति को कितने रुपए का गेन हुआ है, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए। अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एन इन्वेस्टर,
से फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का गेन किया, तो लॉजिकल चीज़ है अगर हमने 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी तो 50,000 रुपये तो उसको प्रॉफिट हो गया, वो तो ऐसे ही बिजनेस करेगा, गलत है, राइट। तो लॉजिकल है 2 से ज़्यादा की लगना चाहिए। सब अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इन्वेस्टर, उस व्यक्ति के काम करने से, उस इंटरमीडियरी के ये काम करने से सब 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, एक फिगर हमारे दिमाग में ये रहा। और रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्या व्यक्ति बार बार वही काम करता है क्या? हाँ करता है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमें पेनल्टी लगानी है कि भाई पेनल्टी का अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा तो होगा, सब्जेक्ट टू रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हमारा एग्जाम्पल था, राइट। तो हमने बात करी सेक्शन नंबर 15I की, 15J की, राइट। चलो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करता है सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और सेक्शन नंबर कौन सा है? 15K। बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगा एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल जो अपील सुनने वाली हैं, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में? या तो सेबी के अगेंस्ट में या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, किससे एग्रीव्ड है? फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेबी, सेबी के ऑर्डर से है, या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप अप्लाई करें किसको? सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल को, जो सेक्शन नंबर 15K में है, राइट। आगे कंपोजिशन, 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 अदर मेंबर। ओवरऑल मतलब यहाँ पर कितने बंदे रहने वाले हैं? 3 पर्सन रहने वाले हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड मेंबर अपॉइंटेड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफिस होल्ड करेगा 5 ईयर या 68 ईयर ऑफ हिज एज, राइट, या फिर 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, या 68 ईयर्स ऑफ हिज एज। मेंबर की बात करें तो 62 ईयर्स ऑफ 5 ईयर्स है, विच एवर इज़ अर्लियर, तब तक वो काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ 63 में, 63 की उसकी उम्र है, तो लॉ ने बोला वो 65 मतलब 5 साल, तो 68 तक काम करेगा। 64 तक अपॉइंट हुआ तो भी 68 तक काम करेगा। 65 में अपॉइंट हुआ तो भी 68 तक काम करेगा, 68 से ज़्यादा नहीं जा सकता। आपको अपील फाइल करनी है किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में? सेबी के या एडजुकेटिंग अथॉरिटी के। तो लॉ ने बोला अपील फाइल करनी है 45 डेज़ में, और 45 डेज़ कब से? जब से सेबी या एडजुकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर मिला है तब से 45 डेज़ में, राइट। रेजिग्नेशन रिमूवल, जो ये पर्सन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर, ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से। लेटर किसको देना है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट पर्सन विल कंटिन्यू ऑफिस अंटिल, बहुत ध्यान से, लॉ ने बोला ऐसा नहीं है कि आपने लेटर दिया और आप चले गए, राइट, ऐसा नहीं है। सब आपकी पोजीशन बहुत क्रूशियल है, हम ऐसे बंदे को और नहीं लेके रखते हैं, तो हमको थोड़ा टाइम चाहिए गवर्नमेंट को। तो लॉ ने बोला 3 टाइम लिमिट के पहले आप नहीं जा सकते। पहला एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, मतलब 3 महीने का हमें वक्त दो आपके लेटर से। या फिर अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर, कोई आपकी जगह सक्सेसर अपॉइंट हो गया तो आप चले जाओ। या एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, राइट, ये चीज़ ध्यान में रखना, विच एवर इज़ अर्लियर, लॉ ने बोला इन टाइम पीरियड के पहले नहीं जा सकते। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब जगह रहता है जहाँ पर क्रूशियल पोजीशन होती है किसी अथॉरिटीज़ की, जो केस वगैरह डिसाइड करते। 3 पॉइंट है। पहला वाला 3 महीने रुको आप नोटिस देने के बाद, सक्सेसर इज अपॉइंटेड, या एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 68 ईयर्स का होने वाला है और हमें पता है 2022 में वो बंदा एक्सपायर होगा, तो फिर उसको 3 महीना वेट नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है, आपने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करने की। ये हुआ हमारा सेट का फर्स्ट चार्ट। सेट का सेकंड चार्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने बात करी कंपोजिशन में, सेट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, शेल कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर, राइट। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास। हमने बोला प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2 अदर मेंबर, तो लॉ ने क्या बोला है? द सेट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन। क्वालिफिकेशन क्या होगी भैया? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रहेगा वो, तो वो बन सकता है। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों में क्या डिफरेंस? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, चीफ जस्टिस ऑफ मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राइट, एंड जज ऑफ अ हाई कोर्ट जिसने 7 साल तक हाई कोर्ट में सेवाएं दी हैं, वो पर्सन भी क्वालिफाइड है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए। आगे जुडिशियल मेंबर, अ जज ऑफ अ जुडिशियल मेंबर मतलब जिसको लॉ की नॉलेज है, जो जुडिशरी में काम करता है कोर्ट वगैरह में।
जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, हाई कोर्ट वाला, वो आएगा, अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेक्निकल मेंबर की बात करें, टेक्निकल मेंबर मतलब जो किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, जिसको हैज़ बीन अ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, ये रहेगा इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी इक्विवेलेंट पोस्ट इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वो बंदा, या वो पर्सन जिसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग सिक्योरिटी मार्केट, पेंशन फंड, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंश्योरेंस। यहाँ पर आपको क्या है, टेक्निकल मेंबर वगैरह, आपको ये राइट है। टेक्निकल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, राइट। जो ये टेक्निकल पर्सन है वो अपॉइंट कौन करेगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेट का चेयरपर्सन रहेगा इसमें, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो एक मेंबर रहेगा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो एक मेंबर रहेगा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स वो एक मेंबर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये पर्सन यहाँ पर बनने वाले हैं, बहुत ध्यान से, राइट। तो ये हुआ हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये हुआ जुडिशियल ऑफिसर, और ये कौन हुआ अपना टेक्निकल मेंबर, राइट। अच्छा, टेक्निकल मेंबर का चयन कौन करेगा, तो ये सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसमें ये 4 पर्सन रहने वाले हैं। आगे सेट का हम बात करें, सब थर्ड चार्ट है, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सेट। नो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अ जुडिशियल और अ टेक्निकल मेंबर शैल बी इनवैलिड। ये पॉइंट हर जगह होता है। हमने सेक्शन नंबर 179 कंपनीज एक्ट में भी देखा है, और भी जगह देखा है हमने कि भाई जब भी कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है और आपके अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, NCLT में भी है ये पॉइंट, राइट, तो आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, राइट। ये इसलिए लिख देता लॉ में ताकि भाई कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में इन्होंने डिसीजन दिया है वो इसको चैलेंज ना कर दे। लॉ में प्रोविजन है, फिर चैलेंज नहीं कर सकता। नो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट। टेन्योर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ 5 year or 70 years of age whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for a maximum of 5 years, right। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। Filing of vacancies, if for any reason other than temporary absence any vacancy occurs in the office of presiding officer, judicial member, technical member, तो लॉ ने बोला वो वैकेंसी फिल अप होगी। Disqualification of member, a member or a part time member, SEBI board, IRDA, PFRDA, provident fund वाले, any person as a senior member level to the executive director in the board shall not be appointed a presiding officer or member of service during his service। जब तक आप कहीं नौकरी कर रहे हैं SEBI बोर्ड में, IRDA में, PFRDA में, तब तक आप नहीं आ सकते, या फिर जब से आपने नौकरी छोड़ दी है 2 साल का गैप करो, उसके बाद ही आप आना यहाँ पर, उसके पहले ऑफिस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका दबदबा रहेगा उस डिपार्टमेंट में, तो लॉ चाहता है कि ऐसा ना हो, राइट, इंडिपेंडेंटली काम हो सके। आगे रेजिग्नेशन रिमूवल, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर ऑफ द सेट मे बाय अ नोटिस टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिजाइन कर सकता है प्रोवाइडेड, ये 3 टाइम के पहले रहना पड़ेगा आपको, ये पर मंथ है, ये हम देख चुके हैं पॉइंट। अगर रिमूव करना है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑल्टर एनी इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट रिमूव, अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, convicted of an offense involving moral turpitude, abuse his position, has acquired such financial interest, तो लॉ ने बोला हम आपको रिमूव भी कर देंगे, राइट। और स्टाफ ऑफ सेट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द सेट विद सच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एज दैट गवर्नमेंट मेड थिंग्स फिट, शैल डिस्चार्ज देयर फंक्शन अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमने बात करी है सेट की कि भाई सेट में क्या क्या होने वाला है, राइट। तो हमने बात कर ली है सेट में कि ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, कितने टेन्योर होगा, कौन रहेगा, कब रहेगा, वो सारी हमने बात कर ली है। कब कब हमें रिक्वायर्ड है,
एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन होगा वो हमने बात कर ली, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखेगा वो, ये सारी चीज़ें हमने बात, और कितने वक्त में सेबी या एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में आपको अपील करना है 45 डेज़ की, ये हमने सब देख लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट एंड एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। सेक्शन नंबर कहाँ है? 15I, 15J, 15K, राइट। चलो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। हमको किसको अपील करना है साहब? सुप्रीम कोर्ट को अपील करना है। तो अभी हमने क्या देखा था? सेट। अच्छा, सेट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था सेट में, और हमने देखा था यहाँ पर कि इसका टेन्योर जो 68 वाला, ये नहीं है साहब, ये है आपका 70 ईयर्स, राइट। बहुत ध्यान से, ये भी 70 ईयर्स है और यहाँ भी 70 ईयर्स है, तो दोनों केस में वो 70 ईयर्स ही आने वाला है, राइट। तो ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है? ये 15K की हमने बात की थी, राइट। चलो, मतलब इसमें जो हमने यहाँ पर देखा था ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। टेन्योर की बात जो की थी हमने। चले हम बात करें अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से? सेट के ऑर्डर से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा 60 डेज़ के अंदर, राइट। और अगर उसके पास से फॉर एग्जांपल अगर वो अपील फाइल नहीं कर पाया 60 डेज़ में और उस पर्सन के पास सफिशिएंट रीज़न होता है, तो आपको प्लस 60 डेज़ और मिल जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। चलें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट एज सच आज तक इस वाले की पावर जो है दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ने आज तक ये पावर एक्सरसाइज नहीं की है, राइट। हम बात करें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस इन राइटिंग टू सेबी। किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे रहा है, सब सेबी को डायरेक्शंस दे रहा है टू सुपरसीड द सेबी बोर्ड। बहुत बड़ी बात है यार, हमने सेबी बोर्ड में बात की थी, 9 तरह के पर्सन्स होते हैं और हम वो सेबी बोर्ड को सुपरसीड खत्म कर रहे हैं, उसको हम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। याद रखना, जो भी ये सुपरसीड करना है आपके बोर्ड को, वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए। इसका मतलब आपको कंपलसरी नेक्स्ट 6 मंथ में 110% आपको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सेबी बोर्ड। 6 महीने से ज़्यादा के लिए सुपरसीड नहीं रह सकता। अगर आपको सुपरसीड करना है तो आपको ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश करना पड़ेगा। एक बात, कौन से केसेस हैं जिसमें हम सेबी बोर्ड को सुपरसीड करेंगे? तो लॉ में 3 केसेस हैं। पहला, इन केस ऑफ अर्जेंट इमरजेंसी सेबी इज़ नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। इमरजेंसी के केस में सेबी अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो हमने सुपरसीड कर दिया। सेकेंड पॉइंट, सेबी मेड कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेबी ने कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट करी है डायरेक्शंस कंप्लाई करने में, या इन पब्लिक इंटरेस्ट, इनमें आपको लॉ ने बोला है इन रीजंस में हम क्या करेंगे? सब सेबी बोर्ड को सुपरसीड करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? अर्जेंट इमरजेंसी, अगर सेबी अपने काम नहीं कर पा रहा है तो सेबी मेड कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट, लगातार। पहले वाले में तो अर्जेंट इमरजेंसी केस में सेबी अपने काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए अर्जेंट इमरजेंसी है तो हम सेबी को क्या कर रहे हैं? सब सुपरसीड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, लगातार सेबी डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो हम सुपरसीड कर रहे हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट के वजह से हमको उसको सुपरसीड करना ज़रूरी है। अगर हमने सुपरसीड कर दिया सेबी बोर्ड को, हमने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सुपरसीड कर दिया तो लॉ ने बोला इसका इफेक्ट क्या होगा? सारे के सारे मेंबर जो हैं वो अपनी अपनी पोस्ट को वैकेंट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो भी बोर्ड के फंक्शंस हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, वो सबके सब कौन डिस्चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल दी प्रॉपर्टी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय दी सेबी, वो किसके पास पहुंच जाएगी? वेस्ट, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप सेबी बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं, राइट। चल आगे, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न की बात है, बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 18 में है, सेबी इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश, किसको फर्निश करना है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन सच प्रिस्क्राइब टाइम एंड फॉर्म आपको रिटर्न्स वगैरह देने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। आपने स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किए हैं वो सब रिटर्न वगैरह दें, और वो भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से 90 डेज़ के अंदर, राइट। रिपोर्ट देनी है आपको फुल पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसको वो कहाँ पर रखेगा? बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
याद रखना साहब, गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं या गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें मेंबर गवर्नमेंट है, तो फिर कंपलसरी उनकी कॉपी कहाँ जाएंगी, आपकी पार्लियामेंट में जाने वाली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, सेक्शन नंबर 20 है। कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से, सेबी बोर्ड के ऑर्डर से। कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से, सेबी बोर्ड के ऑर्डर से, तो वो अपील करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इसका मतलब ये है, अगर सेबी बोर्ड के ऑर्डर से कोई अग्रीव्ड है तो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है, बट पहले कहाँ जाएगा वो, यहाँ पर, फिर जाएगा वो एटी से कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और अकॉर्डिंगली इस तरीके से काम होता है। अपील शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, राइट। ये हमारे पास काम के प्रोविज़न हैं जो हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात की है। एक क्या देखा है हमने, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। फिर सेकंड, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड, आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, बट देन टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे काम का है। रिपोर्ट्स एंड रिटर्न की बात करी है ना, अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने बात की है कि भाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करना है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में, राइट। चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन नंबर 23 बात करता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। क्यों? ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ, मतलब सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक पॉइंट, सेबी बोर्ड ने, एनी अदर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी मेंबर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ द सेबी बोर्ड, इन्होंने जो भी काम किए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हों, चाहे सेबी ने किए हों, चाहे इन दोनों के ऑफिसर्स मेंबर्स ने किए हों, सारे के सारे हम मानेंगे डीम टू बी गुड फेथ में है, मतलब आप इनके अगेंस्ट में कोई भी केस कार्रवाई नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल सेक्शन नंबर 23 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, और ये चीज़ हर लॉ में होती है इनफैक्ट, राइट। नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी बोर्ड, any officer of the central government, any member, officer, other of employee of the board, anything which is in a good faith done under this act, rules and regulation। जो भी चीज़ इन्होंने किया है गुड फेथ में किया है, जनरली हम मानते हैं गुड फेथ में, जब तक कि प्रूफ ना हो जाए कि भाई कोई बैड इंटेंशन थी इनकी, राइट। आगे कॉन्ट्रावेंशन की बात करें, इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर आपने इस सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन किया 1992 सेबी एक्ट का, रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है, रेगुलेशंस का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो लॉ ने बोला हम लगा देंगे इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट कितना है, 10 साल का, फाइन कितना है, 25 करोड़ का। अब पॉसिबिलिटी है कि आपने फाइन नहीं दिया हो, नॉट पेड, यस, फाइन नहीं दिया, देन ही शैल पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म not less than 1 month up to 10 years or with fine extended up to 25 crores or both, right। ध्यान से, तो लॉ ने बोला आपके ऊपर हम इतना इम्प्रिजनमेंट लगा देंगे, बहुत ध्यान से, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है, फाइन कितना है, अप टू 25 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 24। देन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 महीने से लेकर 10 साल तक का हो जाएगा, या फाइन एक्सटेंड हम कर देंगे अप टू 25 करोड़ तक। कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, थोड़ा सा काम का सेक्शन, ये चार्ट में से ये टॉपिक काम का है जो है सेक्शन नंबर 24A। अच्छा, ये कंपोजिशन मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। आपने ये शब्द सुना होगा कि भाई हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे, आपके ऊपर अगर किसी सेक्शन में आपने डिफ़ॉल्ट की है और उसमें सिर्फ फाइन लग रहा है, राइट, फाइन, अगर इम्प्रिजनमेंट, अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ओनली है तो उसका कंपाउंडिंग नहीं होता है, बट अगर वहाँ पर फाइन है तो हम थोड़ा सा और बढ़ाकर और आपके डिफ़ॉल्ट को ठीक मान लेते हैं। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, यहाँ पर इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस है पनिशेबल है, अदर देन किस किस को छोड़कर, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, या फिर पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, मतलब कौन कौन सी यहाँ पर ऑफेंसेस कवर होंगी जिनमें सिर्फ फाइन लग रहा होगा, जिनमें सिर्फ फाइन होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा।
या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा। एंड वाला ऑफेंस यहाँ कवर्ड नहीं है। मे इधर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, उसको कंपाउंड करेगा कौन? सेट। सेट स्टैंड्स फॉर सेक्शन नंबर 15 के वाला सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट बिफोर विच सच प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, जिसके सामने वो कार्रवाई पेंडिंग है वो उसकी कंपाउंडिंग भी कर सकता है। सेक्शन नंबर 24A की हमने बात की है। आगे, पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? रिलीफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बात करेगा साहब? किसकी बात मानेगा? बोर्ड की बात मानेगा। अगर सेटिस्फाइड हुआ कि यार इस किसी पर्सन ने वॉयलेट करा है लॉ का, एक्ट का, प्रोविज़न का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, नोटिफिकेशंस का, बट वो पर्सन ने फुल डिस्क्लोजर दे दिया वो पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग टू ग्रांट रिलीफ टू सच पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर लेगा इम्यूनिटी, जो रिलीफ आपको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवोक कर लेगा अगर आपने कंडीशंस का वायलेशन करा। जो इम्यूनिटी की कंडीशंस थी, जिन कंडीशन के बेसिस पर आपको रिलीफ दिया गया था, अगर आपने उन कंडीशन का वायलेशन करा तो इम्यूनिटी को हम वापस ले लेंगे। पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसकी रिकमेंडेशन पे? सेबी की रिकमेंडेशन। आगे कंसेप्ट है स्पेशल कोर्ट का, राइट। थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 26A। नाम से लग रहा है ये 26A, 24A ये बीच में इंसर्ट करे जाते हैं, राइट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के लिए हमने क्या बनाई है? स्पेशल कोर्ट। स्टैब्लिश एंड डेजिग्नेट एज मैनी स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज, एक जज होगा उसमें। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, बट किससे बात करके? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से बात करके। विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द जज टू बी अपॉइंटेड इज वर्किंग, मतलब जो स्पेशल कोर्ट का जज होगा वो, से फॉर एग्जाम्पल साहब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राइट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अगर हम इस एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं, इलाहाबाद के लिए, यूपी के लिए, तो हमें चीफ जस्टिस के अंडर रिपोर्ट करेगा वो, ये पॉइंट है, उसकी बात माननी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन, ही इज़ इमीडिएटली बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग द ऑफिस ऑफ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ये हुआ आपका स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? 26A, राइट। रिकवरी ऑफ अमाउंट 28A। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ABC जो बीच में इंसर्ट है, ये सेक्शन बीच में इंसर्ट होते हैं। If any person fails to pay the penalty as imposed by the adjudicating officer, right? ये हमने पढ़ा था 15I में। सेक्शन नंबर बार बार रिकॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद होते जाएंगे, राइट। थोड़ा सा हम रिकॉल करें साहब। 15 सेक्शन 11C में क्या था हमारे पास? 11C में था इन्वेस्टिगेशन, 11B में थे मेजर्स, राइट। चलें हम बात करें सब, तो इन्होंने बोला 15I में कोई भी पेनल्टी इम्पोज करी गई है एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के द्वारा और fails to comply with any directions of the board for refusal of money, fails to comply with the directions of the dischargement order, fails to pay any fees due to the board। अगर इन अमाउंट में आपने डिफ़ॉल्ट किया है, राइट, यस, देन रिकवरी ऑफिसर आपसे रिकवर करेगा अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग बिलो मोड। पहला, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सनस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अटैच ऑफ द पर्सनस बैंक अकाउंट। आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर लेंगे। अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, वो वाला पॉइंट है। अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मेंबर ऑफ द पर्सनस इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर पहला पॉइंट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी भले मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको अटैच कर लेंगे, बैंक अकाउंट को अटैच कर लेंगे। ये दो चीज़ें हमेशा रहती हैं जब भी हम रिकवरी की बात करें। अरेस्ट ऑफ द पर्सन, और उसको हम डिटेन कर देंगे प्रिजन, सब इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल देंगे उसको हम, या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए हम रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। वो रिसीवर प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा लाएगा और बांट देगा सब में, जिसका पैसा जिसको देना है।
राइट। सेक्शन नंबर 26A, सेक्शन नंबर 28A, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ध्यान से, रूल्स हमेशा कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशंस हमेशा कौन बनाता है? बोर्ड। ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर ले कि भाई सेक्शंस बनता है पार्लियामेंट में, रूल्स किसी भी एक्ट में हो, रूल्स चाहे वो कंपटीशन एक्ट हो, चाहे सेबी हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो, कोई भी रूल्स हो, रूल्स हमेशा कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेगुलेशंस हमेशा उस एक्ट का रिस्पेक्टिव बोर्ड, फॉर एग्जांपल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो CCI जो रहेगा कंपटीशन एक्ट में बोर्ड, वो बनाएगा। कंपनी लॉ में साहब आपका MCA बनाता है, और यहाँ पर ये बस सेबी एक्ट में सेबी बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये दे सकते हैं। पहला, टर्म्स ऑफ ऑफिस, अदर कंडीशन। ध्यान से, टर्म्स ऑफ ऑफिस याद रखें, 5 साल 70 साल का जिक्र था टर्म्स ऑफ ऑफिस में। मैनर इन विच द अकाउंट शैल बी मेंटेन, किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनानी है। इंक्वायरी कैसे करनी है आपको, सेक्शन नंबर 15I में, एजुकेशन अथॉरिटी वाला। सैलरी अलाउंसेज ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर, अदर ऑफिसर, एम्प्लॉयज ऑफ द सेट। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर फॉलो करना है। द फॉर्म इन विच अपील में बी फाइल्ड बिफोर सेट, और कोई मैटर प्रिस्क्राइब्ड है तो इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम्ड कर सकता है, राइट। रेगुलेशन की बात करें, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद द एक्ट। याद रखना, रेगुलेशंस आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द रूल्स एंड रूल्स आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सेक्शन। द टाइम एंड प्लेसेस ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट सच मीटिंग, वो बताना है। द टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विस ऑफ ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड, वो बताना है। मैटर्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या कोई भी इंसिडेंटल मैटर है वो है। द कंडीशन टू विच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड, वो है। द टर्म्स डिटरमाइंड बाय द बोर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रोसीजर, एनी अदर मैटर एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट, ध्यान से। तो ये है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात, राइट। बहुत ध्यान से, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, राइट। थैंक यू।